औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का ये सेशन वो पाकिस्तान स्टडीज़ के हवाले से है। मुतालिया पाकिस्तान वो मेजर सब्जेक्ट है जो आपके तमाम वैकेंसीज़ बेस्ड टेस्ट जो होते हैं, जो टेस्ट कंडक्ट होते हैं मुख्तलिफ वैकेंसीज़ के लिए, उसमें एक मेजर सब्जेक्ट की हैसियत रखती है। और मुतालिया पाकिस्तान इस हवाले से मुख्तलिफ MCQ सवालात आपसे वाइवो में पूछे जा सकते हैं। इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं और उसके अलावा इसके मुख्तलिफ मारूजी जो सवालात हैं वो पूछे जाते हैं या मुख्तलिफ टेस्टों में जो है इन सवालात को रखा जाता है। तो आज हमारा स्टार्ट होगा वो खुतबा अलाहाबाद से 1930 का अल्लामा मोहम्मद इकबाल का जो एड्रेस है। वैसे खुतबे के लिए सरमन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खुतबे के लिए सरमन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है इसके लिए अलाहाबाद एड्रेस की टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है। ये खुतबा 1930 को दिया गया और इस खुतबे में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानान हिंद के लिए एक अलहदा वतन का तस्वुर पेश किया। तो इस खुतबे को स्टार्ट करने से पहले या इसको पढ़ने से पहले अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी पर जो है वो एक ताराना नज़र डालते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एक ब्राह्मण फैमिली में ताल्लुक़ इनके अजदाद का ताल्लुक़ जो था वो ब्राह्मण फैमिली से था। ये लोग कश्मीरी थे, ये कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे इनके अजदाद। बाद में इनके अजदाद जो है वो मुसलमान हुए और जब मुसलमान हो जाते थे तो इन लोगों को शेख कहा जाता था। इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल के वालिद का नाम शेख नूर मोहम्मद था। शेख नूर मोहम्मद इनके वालिद का नाम था और अल्लामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए। सियालकोट में पैदा हुए। इन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की। मौलवी मेरासन जो है वो इनके जो है वो एक बेहतरीन उस्ताद जो है वो समझे जाते हैं। बाद में सवाल ये पूछा जाता है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी PhD की डिग्री कहाँ से ली। तो इनकी जो PhD की डिग्री है वो इन्होंने जर्मनी से ली। जर्मनी में म्यूनिख यूनिवर्सिटी से, जर्मनी की म्यूनिख यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी PhD की डिग्री हासिल की। और इस PhD की डिग्री के लिए उनकी थीसिस के लिए जो मौजू दिया गया था उस हवाले से भी सवाल होता है कि इनकी थीसिस का जो मौजू था, इनकी PhD का जो मौजू उनको दिया गया था तहकीक के लिए वो मेटाफिजिक्स इन ईरान। इससे मुराद है ईरान में माबादुत तबियात का इर्तका, ईरान में माबादुत तबियात का इर्तका। तो ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के PhD का मौजू था। बाद में उन्होंने जो है वो वापस वतन आकर प्रैक्टिस शुरू की एक वकील की हैसियत से। बाद में मजलिस कानून साज के मेंबर भी बने और एक रिनोड शायर है, पूरी दुनिया में इनको शायर मशरिक जो है वो तस्लीम किया जाता है। तो सियासी मैदान में खुतबा अलाहाबाद इनका बड़ा मशहूर हुआ। खुतबा अलाहाबाद 1930 को अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने एक तस्वुर पेश किया। तस्वुर ये पेश किया कि मुझे नज़र आ रहा है हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मुसलमान बसते हैं, मुझे निहायत मुस्तकबिल करीब में ये बात जो है वो नज़र आ रही है। ये मेरा तस्वुर है कि इस हिंदुस्तान या बरसगीर में मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत जो है वो तश्कील दी जाएगी और ये वक्त की जो है ज़रूरत है। तो ये वो अलाहाबाद एड्रेस है जिसने आगे चलकर एक सियासी तहरीक के रुख जो है वो पकड़ी, एक रुख इख्तियार किया और जाकर 1940 23 मार्च 1940 को बाकायदा एक करारदाद की शक्ल दी गई और इसको करारदाद पाकिस्तान कहा गया। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया। पाकिस्तान के नाम के हवाले से अक्सर सवालात आते हैं। पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने जो है ये नाम तजवीज़ किया। तजवीज़ कुनंदा चौधरी रहमत अली है। और किस रिसाले में, इनका एक रिसाला छपता था लंदन से इन्होंने अपने एक रिसाले में, अपने एक मैगज़ीन में, जिसका नाम नाउ और नेवर था, नाउ और नेवर,
ابھی نہیں پھر کبھی نہیں. اگر ابھی مسلمانوں کے لیے اس سرکمسٹانسز میں، موجودہ حالات میں اگر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کی تشکیل نہیں کی جاتی تو پھر کب کی جائے گی؟ اکثر اس کے ایبریویشن کے حوالے سے بھی چودھری رحمت علی سے پوچھا گیا تھا کہ پاکستان کا جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں، تو انہوں نے جو اس کی توجیہ کی، انہوں نے جو اس کی تشریح کی، وہ انہوں نے یہاں پر پاکستان، یہاں پر پے سے انہوں نے پنجاب لیا، الف سے افغانیہ جو اس وقت نارتھ ویسٹ یہ جو صوبہ سرحد تھا ایف پی، نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس، اس کو افغانیہ انہوں نے لیا، الف سے، پے سے پنجاب، الف سے افغانیہ، یعنی جو افغان بارڈر کے قریب افغانوں کا جو صوبہ پڑتا ہے، پشتونوں کا جو صوبہ پڑتا ہے، اس کے لیے انہوں نے افغانیہ کا لفظ استعمال کیا، اور کاب سے کشمیر، پاکستان، اور استان سے جو ہے وہ وطن ہے، یعنی یہ وطن ان لوگوں پر مشتمل ہوگا. پاکستان یعنی استان سے کہتے ہیں انہوں نے بلوچستان بھی لیا، استان سے بلوچستان، تو یعنی پنجاب یہ جو آپ کا افغانیہ ہے، اس کے علاوہ کاب سے کشمیر، سین سے سندھ، اور تان سے بلوچستان، یعنی اس میں جو آپ کے موجودہ پاکستان کے علاقے ہیں ان کی بھرپور جو ہے وہ نمائندگی دی گئی تھی اس ایبریویشن میں. تو یہ جو تھا 9 اور نومبر 1933 میں ایک رسالہ چھپا لندن سے، جس میں چودھری رحمت علی نے پاکستان کا نام تجویز کیا، اور پاکستان کے نام کی تجویز کے بعد جب 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور پیش کی گئی، جب قرارداد لاہور منظور ہوئی، تو اگلے دن 24 مارچ کو جو پریس تھا، جو ہندو ذہنیت کا پریس تھا، انہوں نے اس نام کو بنیاد بنا کر اس قرارداد کو قرارداد لاہور کے بجائے قرارداد پاکستان کا نام دیا. اس کے علاوہ 1933 کے بعد 1935 کے حوالے سے سوالات انڈیا جو ایکٹ ہے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. واٹ از گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ؟ یہ ایک ایکٹ لایا گیا، ایک قانون جو ہے، قانون میں ترمیم کی گئی، ایک قانون پاس کیا گیا کہ ہندوستان کا جو آئین ہے وہ کس طرز کا ہوگا، انتخابات کس طریقے سے ہوں گے، سپریٹ الیکٹوریٹ ہوگا یا یکجا جو ہے وہ انتخابات، ہندو، مسلمانوں، سکھوں، یہاں پر جتنے لوگ آباد ہیں ان کے انتخابات جو ہے وہ کس طرز کے ہوں گے، جو آئین ہوگا یہ وفاقی طرز کا ہوگا، اس کی منسٹریز کس طرح بنیں گی. تو یہ ایک ایکٹ پاس کیا گیا 1935، اور ہر وقت جب ایکٹ پاس ہوتا تھا تو اس میں وائسرائے اور وزیر ہند اس کا سب سے بڑا رول ہوتا تھا. وائسرائے جو نمائندہ ہوتا تھا ملکہ برطانیہ کا ہندوستان میں، اور جو برٹش کیبنٹ میں وزیر برائے ہند ہوتا تھا، منسٹر فور انڈیا، اس کا بڑا رول ہوتا تھا. تو یہ مل بیٹھ کر مختلف تجاویز لے کر سیاسی پارٹیوں سے بعد میں انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا 1935 کو، اور اسی 1935 ایکٹ کے تحت 1937 کے انتخابات ہوئے. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ 1937 کے انتخابات کس ایکٹ کے تحت ہوئے؟ یہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے تحت یہ انتخابات منعقد کیے گئے، جس کے تحت جو ہے وہ کانگریس منسٹریز قائم کی گئی، کانگریس کی حکومت بنی. 1937 میں جب الیکشن ہوئے، اس میں مسلم لیگ کو جو ہے وہ خاطر خواہ نتائج نہیں ملے، خاطر خواہ انہوں نے کنسٹیٹوینسیز جو مختلف حلقہ جات ہے انہوں نے یہ نہیں جیتے، جس کی وجہ سے کانگریس کی حکومت بنی. اور کانگریس کی یہ حکومت جو تھی یہ مسلمانوں کے لیے نہایت مشکلات پیدا کی. کانگریسی وزارتوں کے قیام کے ساتھ ہی مسلم لیگ نے ایجیٹیشن کی پالیٹکس شروع کی اور مختلف مظاہرے کیے، اس کے لیے ایجیٹیشن کی گئی، پروٹیسٹ کیے گئے، اور بالآخر اس پروٹیسٹ کے نتیجے میں یہ گورنمنٹ جو ہے وہ فیل ہوئی، کیونکہ یہ صرف کانگریس کو جو ہے وہ یہ نمائندہ حکومت تھی کانگریس کی. اور بالآخر 1939 کو جو ہے یہ حکومت جو ہے وہ ختم کی گئی. یہ کون سی حکومت کب ختم کی گئی؟ یہ 22/12/1939
1939 को 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेसी वजारतों ने इस्तीफ़ा दे दिया। एजिटेशन थी, प्रोटेस्ट थे, पूरे मुल्क में जो है वो अनार्की फैल गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेसी वजारतें मुस्तफ़ी हुई। और 22 दिसंबर को आपने ये याद रखना है कि क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने डिलीवरेंस डे मनाया। व्हाट? डिलीवरेंस डे। इसको योम निजात कहा जाता है। मुसलमानों ने योम निजात मनाई। इसके अलावा कांग्रेसी वजारतों के इस्तीफ़ा के बाद जो मेजर इशू है, जो बहुत बड़ा प्रोग्राम है हिंदुस्तान का, वो आपका लाहौर रेजोल्यूशन है। करारदाद लाहौर 1940 को मुसलमानों ने करारदाद लाहौर पेश की। करारदाद लाहौर, ये असल में इसका नाम करारदाद लाहौर था। ये लाहौर 1940, ये इजलास 21 मार्च को शुरू हुआ, 21/3/1940 को। ये मुस्लिम लीग का सालाना इजलास था। हर साल मुस्लिम लीग के सालाना इजलास मुख्तलिफ शहरों में मुनक़िद हुआ करते थे, कभी ढाका में, कभी पटना में, कभी लाहौर में, कभी कराची में, कभी कोलकाता में, कभी आपके दिल्ली में। तो इस मरतबा ये इजलास जो था 21 मार्च को लाहौर में इसका इनेकाद हुआ। और इस इजलास से पहले खाकसार जो तहरीक थी, 21 मार्च 1940 को खाकसार तहरीक पर जो है वो लाठी चार्ज किया गया, उन पर शेलिंग की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से, जिसकी वजह से काफ़ी खाकसार शहीद हुए। हालांकि खाकसार जो थे ये मुस्लिम लीग के पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ थे। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर इन्होंने हमला भी, कातलाना हमला भी खाकसारों की तरफ से किया गया। लेकिन उसके बावजूद जब क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो दिल्ली से जब लाहौर तशरीफ़ लाए तो फ़ौरन उन्होंने जाकर अस्पताल में खाकसारों की इयादत की। उसके बाद इसके मुख्तलिफ इजलास मुनक़िद हुए। मुस्लिम लीग की जो वर्किंग कमेटी थी, इसके मुख्तलिफ इजलास मुनक़िद हुए, और ये इजलास 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च, बिल आखिर 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश की गई। और ये करारदाद किसने पेश की? ये करारदाद शेर बंगाल मौलवी ए.के. फजलुल हक ने पेश की। इसको शेर बंगाल कहा जाता था। एक बहुत नामवर सियासी लीडर थे मशरक़ी बंगाल के, और ये मुसलमानों के नुमाइंदा थे बंगाल की तरफ से। तो इन्होंने, शेर बंगाल मौलवी फजलुल हक ने ये करारदाद जो लाहौर कॉन्स्टिट्यूशन, इसको पेश किया। और ये करारदाद अंग्रेज़ी ज़बान में थी। आपको बताता चलूँ कि इस हवाले से भी सवाल होता है कि करारदाद पाकिस्तान की ज़बान कौन सी थी। ये करारदाद अंग्रेज़ी ज़बान में थी, जिसका तर्जमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने किया। इसको उसी दिन करारदाद लाहौर का नाम दिया गया। ये लाहौर रेजोल्यूशन इसका नाम दिया गया। लेकिन अगले दिन 24 मार्च 1940 को हिंदू जो प्रेस था, पूरे हिंदुस्तान में जितना भी हिंदू प्रेस था, जो खबरें शाया हुई उसमें इस करारदाद को करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया गया। और मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़कर इसको बाद में करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया। और ये एक डेस्टिनेशन मुकर्रर की गई, एक मंजिल मुकर्रर की गई मुसलमानों के लिए, कि मुसलमानों का जो आखिरी पड़ाव होगा, मुसलमानों की जो आखिरी मंजिल होगी, वो पाकिस्तान का क़याम होगा। और ये एक माइलस्टोन साबित हुआ मुसलमानों की सियासी हिस्ट्री में, बरसगीर की मुसलमानों की सियासी हिस्ट्री में। ये एक संग मेल है, ये एक लाइट हाउस था मुसलमानों के लिए। और मुसलमानों ने बिल आखिर 7 साल की अथक जदोजहद क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में, इस जदोजहद के नतीजे में बिल आखिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान हासिल किया। और यूँ मुसलमानों की जो सियासी जदोजहद थी वो कामयाबी से हमकिनार हुई। आज हमारे इस सेशन में, आज हमारे इस कोचिंग लेक्चर में बस इतना ही। बताता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर दिया हुआ आइकन का बटन दबाना न भूलें, ताकि हर नए आने वाली वीडियो से आप बर वक्त मुतला हो।